इंस्टाग्राम पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको स्मार्टली चोरी करना आना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ। ये एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है जो टॉप क्रिएटर्स ओपनली नहीं बताते हैं। लोग सुबह से शाम तक रील्स बना रहे होते हैं, ट्रेंडिंग साउंड्स यूज कर रहे होते हैं, हैशटैग्स लगा रहे होते हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता है कि एक्चुअली में कंटेंट आइडियाज कहाँ से आते हैं, वायरल कंटेंट का रियल फॉर्मूला क्या होता है। और इसीलिए आज का ये वीडियो एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक प्रीमियम मिनी कोर्स होने वाला है, मतलब प्रोफेशनल एजेंसी लेवल ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री में। तो आज मैं आपको वो कंप्लीट सिस्टम सिखाऊंगा जो सक्सेसफुल क्रिएटर्स यूज करते हैं, लेकिन पब्लिकली कभी भी शेयर नहीं करते हैं। वो फ्रेमवर्क्स बताऊंगा जो एक्चुअली में काम करते हैं, और वो हिडन स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपकी ग्रोथ को 10x तक कर सकते हैं। फिर चाहे आप अपना खुद का इंस्टाग्राम ग्रो करना चाहते हो या क्लाइंट्स के अकाउंट हैंडल कर रहे हो उनको ग्रो कराने के लिए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम एग्जैक्टली कैसे काम करता है, किस तरह का कंटेंट पुश होता है और क्यों, और कैसे आप अपनी नीश स्ट्रैटेजिकली चूज करोगे, कैसे कंटेंट को साइंटिफिकली स्क्रिप्ट करोगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे आप सिस्टमैटिकली ग्रो करोगे बिना कंफ्यूजन के। और अगर आप इस नॉलेज को प्रोफेशनली यूज करना चाहते हो अपने क्लाइंट्स के काम करने के लिए, तो आप वो भी सीख जाओगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन नंबर 1, इंस्टाग्राम एल्गोरिदम फाउंडेशन। सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टाग्राम फंडामेंटली कैसे ऑपरेट करता है, क्योंकि अगर आप प्लेटफॉर्म की कोर मैकेनिक्स नहीं समझे ना, तो चाहे आप अपना अकाउंट ग्रो कर रहे हो या किसी क्लाइंट के अकाउंट को हैंडल कर रहे हो, सब कुछ बेकार है। देखो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब ये दोनों प्लेटफॉर्म्स फंडामेंटली ना बहुत अलग है। यूट्यूब एक सर्च ड्रिवन इकोसिस्टम है, मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई वीडियो 3 साल पहले भी अपलोड करा है, तो आज भी लोग उसे सर्च करके डिस्कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब का मोस्टली ट्रैफिक सर्च से आता है। लेकिन इंस्टाग्राम ये एक सजेशन फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कोई एक्टिवली सर्च करके कंटेंट नहीं देखता है, लोग सिर्फ वो कंज्यूम करते हैं जो उनके फीड में, एक्सप्लोर पेज पे या रील्स टैब पे अपीयर होता है, और एल्गोरिदम ये डिसाइड करता है कि किसको क्या दिखाना है, और इसमें यूजर्स का कंट्रोल बहुत लिमिटेड होता है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है कंटेंट स्ट्रैटेजी पे। इंस्टाग्राम पे कंटेंट का शेल्फ लाइफ ना बहुत ही छोटा होता है। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो अगर आपकी रील्स 1 से 4 घंटे के अंदर अगर परफॉर्म नहीं करती है, तो वो एसेंशियली डेड हो जाती है, और रेयरली ही कोई रील 30 दिन के बाद भी ऑर्गेनिक सर्च जनरेट करती है। तो अगर इसे कंपेयर करो यूट्यूब से, तो वहाँ पे वीडियो सालों तक व्यूज जनरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एवरग्रीन कंटेंट का कॉन्सेप्ट ही काम नहीं करता है ट्रेडिशनल सेंस में। यहाँ पे वॉल्यूम मैटर करता है, फ्रीक्वेंसी मैटर करती है, और हाँ, अगर आप महीने में सिर्फ 3 से 4 या 5 हाई क्वालिटी रील्स बना रहे हो ना, तो वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम चाहता है रेगुलर कंटेंट, क्योंकि एल्गोरिदम को कॉन्स्टेंटली नया कंटेंट चाहिए अपने यूजर्स को फीड में दिखाने के लिए। और इसका एक क्रूशियल फैक्टर है ट्रेंडिंग कंटेंट। जब कोई फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट या ऑडियो ट्रेंड कर रहा होता है, तो एल्गोरिदम ऑलरेडी डेटा के बेसिस पे जान जाता है कि इस टाइप के कंटेंट पे एंगेजमेंट ज्यादा रहती है। तो अगर आप ट्रेंडिंग एलिमेंट्स यूज करते हो, तो एल्गोरिदम आपके कंटेंट को पुश करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। और अभी एक रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम पे डेली 95 मिलियन फोटोज और वीडियोस अपलोड होते हैं, और इस मैसिव कंपटीशन में विजिबल होने के लिए आपको एल्गोरिदम के साथ खेलना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में नहीं। तो अभी के लिए सिर्फ ये 3 प्रिंसिपल्स याद रखो। इंस्टाग्राम एक सजेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इस पर कंटेंट का लाइफ स्पैन बहुत लिमिटेड है, और ट्रेंडिंग प्लस वॉल्यूम ये कॉम्बिनेशन ग्रोथ ला सकता है। सेक्शन नंबर 2, नीश सिलेक्शन। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट डिसीजन की, नीश सिलेक्शन। और यहाँ पे मोस्टली क्रिएटर्स फंडामेंटली गलत अप्रोच फॉलो करते हैं। वो देखते हैं कि फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, चलो फाइनेंस पे वीडियोस बनाते हैं। अरे वाह, फिटनेस तो बड़ा ही ट्रेंडिंग है, चलो जिम कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये रिएक्टिव अप्रोच ना लॉन्ग टर्म में फेल हो जाती है। देखो, इंस्टाग्राम पे ना आपको हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट क्रिएशन करना पड़ेगा, फिर चाहे वो आपके ब्रांड के लिए हो या क्लाइंट्स के ब्रांड के लिए, यानी कि डेली आइडिएशन, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, और ये साइकिल ऐसे ही कंटिन्यूअस चलती रहनी चाहिए। और अगर आप किसी ऐसी नीश पे काम करते हो जो आपको जेन्युइनली इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 90 डेज यानी कि 90 दिन लगेंगे और आप मेंटली एग्जॉस्ट हो जाओगे। मैंने पर्सनली देखा है क्रिएटर्स को बर्न आउट होते हुए। वो 2 महीने बहुत ही एग्रेसिवली कंटेंट बनाते हैं, फिर सडनली डिसअपीयर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत नीश चूज कर ली थी जो उनके ऑथेंटिक इंटरेस्ट से अलाइन नहीं करती। तो आप अपनी नीश कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक 2 पार्ट फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। पहला फ्रेमवर्क है पैशन प्रोफिशिएंसी मैट्रिक्स।
देखो, आप खुद से ये पूछो कि अगर आपके पास में अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता, तो आप अपना टाइम किस चीज में इन्वेस्ट करते, किस एक्टिविटी के बारे में आप सोचते और किस फील्ड के कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते। ये क्वेश्चन आपके इनर मोटिवेशन को रिवील करता है। दूसरा पार्ट है कॉन्वर्सेशन टेस्ट। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर आप बिना प्रिपरेशन के, बिना स्क्रिप्ट के कंटिन्यूअसली बात कर सकते हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे वो एनिमल बिहेवियर हो या फिर गेमिंग स्ट्रैटेजीज। टॉपिक की क्रेडिबिलिटी से फर्क नहीं पड़ता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके अंदर उस सब्जेक्ट के लिए नेचुरल फ्लो है या फिर नहीं। तो इन दोनों फ्रेमवर्क्स के इंटरसेक्शन पे जो भी टॉपिक आता है वही आपका स्वीट स्पॉट है। एक लिस्ट बनाओ पोटेंशियल नीशेस की, फिर देखो कि कौन से नीश आपको जेन्युइनली मोटिवेट करती है, क्योंकि ऑथेंटिसिटी ही वो चीज है जो इवेंचुअली ऑडियंस को फील होनी चाहिए अगर आप इंस्टाग्राम या किसी प्लेटफॉर्म पर ग्रो करना चाहते हो तो। और एक और इम्पोर्टेंट नोट, आपके नीश सिलेक्शन में पीयर प्रेशर या एक्सटर्नल वैलिडेशन का रोल 0 होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड देख के नीश चूज कर रहे हो तो आपके सस्टेन करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि जब इनिशियल एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है तब ऑथेंटिक इंटरेस्ट ही आपको कंटिन्यू करने की मोटिवेशन देता है। सेक्शन नंबर 3, फॉर्मेट इंजीनियरिंग। और नीश फाइनलाइज करने के बाद अगला डिसीजन है फॉर्मेट सिलेक्शन। देखो, हर नीश में मल्टीपल कंटेंट फॉर्मेट सक्सेसफुल होते हैं। लाइक कुछ क्रिएटर्स फेस टू फेस कैमरा नैरेटिव स्टाइल फॉलो करते हैं, कुछ प्योर वॉइस ओवर बेस्ड फेसलेस कंटेंट बनाते हैं, कुछ विजुअल स्टोरी टेलिंग पे फोकस करते हैं मिनिमल टेक्स्ट के साथ, तो कुछ फनी वे में एजुकेशनल अप्रोच फॉलो करते हैं। इन वेरिएशंस को ही कंटेंट फॉर्मेट्स कहते हैं और इंस्टाग्राम इसका एक बहुत ही डायनामिक इकोसिस्टम बना हुआ है। यहाँ ऑडियंस प्रेफरेंस बहुत ही डाइवर्स है, मतलब कि एक ही टॉपिक पे 8 से 10 अलग अलग फॉर्मेट्स में कंटेंट एग्जिस्ट कर सकता है और सबका अपना अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट होगा। तो आपको अपना फॉर्मेट डिफाइन करने के लिए इन 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने होंगे। पहला क्वेश्चन, क्या आप कैमरा के सामने नेचुरली कंफर्टेबल हो? क्योंकि हर क्रिएटर के लिए ऑन कैमरा होना या अपना फेस रिवील करना कंफर्टेबल नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए ये एंजाइटी ट्रिगर करता है, तो कुछ लोगों के पास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना होने की वजह से ऐसा होता है। तो अगर आप कैमरा शाय हो या टेक्निकल लिमिटेशन है तो आपको फेसलेस फॉर्मेट्स एक्सप्लोर करने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी प्रोडक्शन स्टाइल आपके लिए लॉन्ग टर्म में एग्जीक्यूटेबल है? हो सकता है कि आपको हाई प्रोडक्शन सिनेमैटिक वीडियोस बनाना पसंद हो, लेकिन इसको प्रैक्टिकली भी सोच के देखिए ना कि क्या आप वीकली 4 से 5 ऐसे वीडियोस कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस कर सकते हो। और इसके लिए रिसोर्सेज, टाइम, एनर्जी सबको अकाउंट में लेना, तो जाके पता चलेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम ना एक मैराथन है और अगर आप पहले ही महीने में एग्जॉस्ट हो गए प्रोडक्शन प्रेशर से तो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगी और ग्रो करना ये तो आप भूल ही जाओ। तीसरा क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ये सबसे अंडररेटेड इनसाइट है। आपको एनालाइज करना होगा कि आप खुद डेली किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो और किस फॉर्मेट के वीडियोस आपका अटेंशन होल्ड कर लेते हैं, और ये पैटर्न आपको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना होगा। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी कुछ इस तरह से काम करती है कि जो कंटेंट आप रिपीटेडली कंज्यूम करते हो ना, वो अनकॉन्शियसली आपके क्रिएटिव डीएनए में अब्सॉर्ब होने लगता है। अगर आप डेली एजुकेशनल एक्सप्लेनर वीडियोस देखते हो तो आप भी नेचुरली स्ट्रक्चर्ड एजुकेशनल कंटेंट बना सकते हो। अगर आप कॉमेडी कंटेंट कंज्यूम करते हो तो ह्यूमर नेचुरली आपकी स्क्रिप्टिंग में आएगा ही आएगा। सेक्शन नंबर 4, स्केलिंग स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं एक ऐसे एस्पेक्ट की जो बिगिनर्स इनिशियली इग्नोर करते हैं, बट जैसे ही आप ग्रो करते हो ये क्रिटिकल बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी की। जब आप इनिशियली 1 से 2 ब्रांड के लिए कंटेंट बना रहे होते हो या सिर्फ अपना पर्सनल अकाउंट मैनेज कर रहे होते हो, तब जनरली प्रोसेस बड़ा ही सिंपल होता है। लेकिन जिस मोमेंट आप स्केल करते हो 5 से 8 या 10 अकाउंट्स तक, तब ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगती है। जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम करोगे तब अकाउंट मैनेजमेंट एक सीरियस इशू बन जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ट्रैक करते हैं कि एक ही डिवाइस से कितने अकाउंट्स एक्सेस हो रहे हैं और अगर सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट हुई तो अकाउंट बैन भी हो सकता है, समटाइम्स टेम्पररीली, समटाइम्स परमानेंटली। मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया है अपने अर्ली डेज में। एक क्लाइंट का इंस्टाग्राम अकाउंट सडनली बैन हो गया था क्योंकि प्लेटफॉर्म ने मल्टीपल लॉगिन पैटर्न्स डिटेक्ट किए थे। और जब क्लाइंट का अकाउंट आपकी वजह से बैन होता है ना, तो उसके अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाता है और ट्रस्ट गया तो फ्यूचर वर्क तो भूल ही जाओ। पर मैंने निकाला है प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर्स, स्पेशली जो एजेंसीज रन करते हैं, वो एक एंटी डिटेक्ट ब्राउजर्स यूज करते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जो हर अकाउंट को अलग डिजिटल आइडेंटिटी देते हैं, अलग ब्राउजर फिंगरप्रिंट देते हैं
अलग IP सिमुलेशन देते हैं, जिससे कि प्लेटफॉर्म को लगता है कि हर अकाउंट अलग अलग डिवाइसेस से एक्सेस हो रहा है। और मार्केट में बेस्ट ऑप्शंस में से एक है ऑक्टा ब्राउजर। इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे स्टैंड आउट बनाते हैं। उनमें से है, पहला है यूनिक फिंगरप्रिंटिंग। हर प्रोफाइल का अपना रियल ब्राउजर आइडेंटिटी होता है। प्लस आप इसका OS चेंज कर सकते हो, स्क्रीन रेजोल्यूशन कस्टमाइज कर सकते हो, यूजर एजेंट स्ट्रिंग से लेकर CPU मैट्रिक्स, इवन लैंग्वेज सेटिंग, मतलब कि सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो। दूसरा, प्रोफाइल लेवल सिक्योरिटी। हर ऑक्टा प्रोफाइल एक नॉर्मल क्रोम यूजर की तरह दिखता है और काम करता है। नो फ्लैग, नो हिकअप्स, प्योर अनप्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। ऑक्टा का पूरा आर्किटेक्चर पहले ही दिन से हैक को रोकने के लिए बनाया गया। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के लिए आप हर अकाउंट पर ऑप्टिमल पासवर्ड प्रोटेक्शन सेट कर सकते हो। अकाउंट लॉगिन के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है और 0 डेटा लीक्स के लिए इसका फ्लॉलेस हिस्ट्री है। यस, कभी भी एक भी लीक नहीं हुआ है, यानी कि आपकी प्राइवेसी बुलेट प्रूफ रहेगी। 10 से 12 या हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर टीम के साथ काम कर रहे हो तो सिलेक्टिव एक्सेस भी दे सकते हो। तीसरा, 100% अप टाइम। ऑक्टा आपको स्मार्ट टेम्पलेट्स या क्विक ऑटो जनरेशन का यूज करके कुछ सेकंड्स में ही प्रोफाइल बनाने देता है। इसमें कभी भी क्रैशेस नहीं होते हैं। 24/7 अवेलेबल रहता है जब आपको चाहिए। कोई क्रैश नहीं, कोई लैग नहीं। चौथा, प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। इसका बिल्ट इन प्रॉक्सी सपोर्ट आपको अलग अलग लोकेशन से अकाउंट मैनेज करने में हेल्प करता है बिना रुकावट के। और पांचवा, टीम कोलैबोरेशन। इसमें मल्टीपल टीम मेंबर्स को डिफरेंट अकाउंट्स असाइन कर सकते हो बिना मास्टर लॉगिन शेयर किए हुए। चाहे तो आप एक सोलो ऑपरेटर हो या पूरी टीम चला रहे हो, आपके लिए एक ऐसा प्लान है जो बिल्कुल सही है। आपके पास में लाइट, स्टार्टर, बेस, टीम और एडवांस ऑप्शंस हैं। अब हो सकता है कि अभी आपको इसकी जरूरत ना हो क्योंकि आप 1 या 2 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हो, पर जब 5 से 10 क्लाइंट हो जाएंगे ना, तब ये टूल आपकी नेसेसिटी बन जाता है। हमारे इस वीडियो के पार्टनर ऑक्टा ब्राउजर लेकर आए हैं इस साल की सबसे बड़ी डील। अगर आप काफी समय से एक एडवांस्ड, रिलायबल और कन्वीनियंट एंटी डिटेक्ट ब्राउजर यूज करने का सोच रहे थे, तो ये बिल्कुल सही मौका है। दिसंबर 31 तक आप लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन पर 40% तक की बचत कर सकते हैं और प्रॉक्सी ट्रैफिक पर तो 60% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है। और ये ऑफर नए यूजर्स और पुराने ऑक्टा लवर्स दोनों के लिए है। इसका मतलब कि आप ब्राउजर सब्सक्रिप्शन और प्रॉक्सीज दोनों एक साथ आधी कीमत पर ले सकते हैं। अब कुछ और सर्च करने या टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑक्टा ब्राउजर की क्वालिटी इतनी सॉलिड है कि आप बिना टूल्स की चिंता किए सिर्फ अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। सच में ये इस साल की सबसे ग्रेटेस्ट डील है। और हाँ, प्रोमो कोड FZFACT यूज करके आप खरीदने से पहले इसे 4 दिन तक फ्री में टेस्ट भी कर सकते हैं। अब वापस से चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सेक्शन नंबर 5, कंटेंट आइडिएशन। चलो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, विच इज कंटेंट आइडिएशन। मतलब रील का टॉपिक कैसे ढूंढें। और यहाँ पे मैं आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इंस्टाग्राम पर हर कोई एक दूसरे के फॉर्मेट या आइडिया कॉपी कर रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पे सब चोर हैं और दबा के चोरी कर रहे हैं और यही रियलिटी है। देखो, अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हो तो आपको भी ये आर्ट सीखना होगा, स्मार्ट स्टीलिंग का आर्ट। देखो, हर वायरल ट्रेंड, हर सक्सेसफुल फॉर्मेट वो किसी न किसी प्रीवियस कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन होता है। कंप्लीट ओरिजिनलिटी सिर्फ एक मिथ है। रियल स्किल है आइडेंटिफिकेशन और एडाप्टेशन की। फॉर एग्जांपल, कैरी मिनाटी का रोस्टिंग फॉर्मेट वो ओरिजिनल नहीं था, बट उसने इंटरनेशनल रोस्टिंग कल्चर को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अडाप्ट किया और उसे इंग्लिश में प्रेजेंट किया। और आज ऑलमोस्ट हर कोई कैरी मिनाटी को जानता है। पॉइंट ये है कि सक्सेसफुल क्रिएटर्स ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट में क्या काम कर रहा है, फिर वो उसको अपने यूनिक लेंस से प्रेजेंट करते हैं। अब आप ये कैसे करोगे, चलो ये देख लेते हैं। आपको एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है जिसे मैं ट्रेंड डीकंस्ट्रक्शन मेथड बोलता हूँ। पहला स्टेप है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। देखो, अपनी नीश में टॉप 15 से 20 क्रिएटर्स को आइडेंटिफाई करो, उनका कंटेंट ऑब्जर्व करो, बट हाँ, ब्लाइंडली कंज्यूम मत करने लग जाना। नोट करो कि उनकी कौन सी पोस्ट यूजुअल से ज्यादा एंगेजमेंट जनरेट कर रही है। ये आउटलायर्स होती हैं, यानी कि ऐसे कंटेंट पीसेस होते हैं जो कि उनके एवरेज परफॉर्मेंस से सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रिएटर की एवरेज रील पे 50,000 व्यूज आते हैं, बट हाँ एक रील पे 5 लाख व्यूज आ गए, तो वो एक आउटलायर है। ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इसका मतलब ये होता है कि उस स्पेसिफिक रील में कुछ तो यूनिक एलिमेंट था जो ऑडियंस को पसंद आया है। दूसरा स्टेप, एलिमेंट आइसोलेशन। उस आउटलायर कंटेंट को डीकंस्ट्रक्ट करो, आइडेंटिफाई करो कि स्पेसिफिकली कौन सा एलिमेंट सक्सेसफुली ड्राइव कर रहा है उसको। और वो उस वीडियो या रील की एडिटिंग स्टाइल हो सकती है, नरेटिव स्ट्रक्चर हो सकता है, उस वीडियो का इमोशनल एंगल हो सकता है, किसी स्पेसिफिक टाइमिंग पर कोई स्पेसिफिक चीज हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली एक ट्रेंड वायरल हुआ था जिसमें क्रिएटर्स अपने देन वर्सेस नाउ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते थे स्पेसिफिक नीश स्किल्स में। इनिशियली ये फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट हुआ था कि पहले मैं ऐसा था और अब ऐसा हो गया। फिर लोगों ने इसको अपनी फील्ड्स में अडॉप्ट किया। डिजाइन स्किल्स का इवोल्यूशन, कोडिंग जर्नी का प्रोग्रेशन, लैंग्वेज लर्निंग का ट्रांसफॉर्मेशन, और इन सब की ही रील्स और वीडियोस का फॉर्मेट बिल्कुल सेम था, बस उनका कॉन्टेक्स्ट अलग था। और तीसरा स्टेप कंटेक्चुअल एडेप्टेशन। अब उस आइडेंटिफाइड एलिमेंट को अपनी नीश, अपनी ऑडियंस, अपनी यूनिक वॉइस में ट्रांसलेट करो। आपको प्योर कॉपी नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट को री इमेजिन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फाइनेंस क्रिएटर एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल एनालॉजी से एक्सप्लेन कर रहा है और वो वायरल हो रहा है ना, तो आप भी अपनी नीश में कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के लिए पावरफुल एनालॉजीज डेवलप करो। फॉर्मेट स्टील करो, एग्जैक्ट कंटेंट नहीं। और हाँ, ये अप्रोच बिल्कुल एथिकल है क्योंकि आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, कॉपिंग नहीं कर रहे हो। और ये एफिशिएंट है क्योंकि आप ऑलरेडी वैलिडेटेड कॉन्सेप्ट्स के साथ में काम कर रहे हो, प्लस इसमें रिस्क कम है और सक्सेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सेक्शन नंबर 6, स्क्रिप्टिंग साइंस, साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। कंटेंट आइडिया तो मिल गया, अब उसको स्क्रिप्ट कैसे करें ताकि मैक्सिमम इम्पैक्ट हो। अब यहाँ पे मैं आपको 2 साइंटिफिकली प्रूवन फ्रेमवर्क्स बताऊंगा जो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। पहला फ्रेमवर्क है प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्व, यानी PAS स्ट्रक्चर। ये कॉपी राइटिंग में एक क्लासिक फ्रेमवर्क होता है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। पहले आप एक रिलेटेबल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और उसे एस्टैब्लिश करो। ऑडियंस को ये फील होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम उनकी अपनी प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम को एजिटेट करो, मतलब कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस एम्पलीफाई करो, इमोशनल इम्पैक्ट बिल्ड करो और फाइनली सोल्यूशन प्रेजेंट करो एंड में, जो क्लियर और एक्शनेबल हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको छोटी सी स्क्रिप्ट बताता हूँ। आपकी रील्स पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, आप डेली कंटेंट बना रहे हो, ट्रेंडिंग साउंड्स यूज कर रहे हो, फिर भी आपकी रीच डेड है क्या? ये इसलिए है क्योंकि आप पहले 3 सेकंड्स में अटेंशन ग्रैब नहीं कर पा रहे हो और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत ही खराब है। अगर आपके रील की स्टार्टिंग में हुक नहीं है तो एल्गोरिदम आपको आगे पुश नहीं करेगा। तो सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, साइकोलॉजिकल हुक फॉर्मूलाज यूज करो। पैटर्न इंटरप्शन, क्यूरियोसिटी गैप, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, ये 3 एलिमेंट्स यूज करो ओपनिंग लाइन में, आपका वॉच टाइम ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर। मैंने सबसे पहले प्रॉब्लम को क्लियरली स्टेट किया, उसे एजिटेट किया, कॉन्सिक्वेंसेस एक्सप्लेन किए, फिर सोल्यूशन दिया एक्शनेबल स्टेप्स के साथ। इजी है ना? दूसरा फ्रेमवर्क है सरप्राइज एक्सप्लेन अप्लाई। ये एजुकेशनल कंटेंट के लिए स्पेसिफिकली बड़ा ही परफेक्ट चीज है। सबसे पहले सरप्राइजिंग फैक्ट या काउंटर इंट्यूटिव स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, यानी कि कुछ ऐसा बोलो जो ऑडियंस के एग्जिस्टिंग बिलीव्स को चैलेंज करे। ये इंस्टेंट अटेंशन ग्रैब करता है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नोवेल्टी और सरप्राइज के लिए वायर्ड है। फिर एक्सप्लेन करो कि ये सरप्राइजिंग फैक्ट क्यों सही है। लॉजिक दो, एविडेंस दो, ब्रेकडाउन्स दो, ऑडियंस को इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाई करो और फिर फाइनली इसे अप्लाई करो और उन्हें दिखाओ कि ये इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को एक्शनेबल एडवाइस में कन्वर्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अपने रील की एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा कमेंट्स या ज्यादा सेव्स नहीं चाहिए, आपको ज्यादा शेयर्स चाहिए हैं। देखो इंस्टाग्राम एल्गोरिदम की हायरार्की में शेयर सबसे वैल्यूएबल सिग्नल होते हैं, क्योंकि जब कोई रील शेयर करता है तो एल्गोरिदम को 2 यूजर्स का डेटा मिलता है, एक तो सेंडर यानी कि आपका और एक रिसीवर मतलब कि जिसको आपने रील भेजी है, उन दोनों का। ये चेन रिएक्शन क्रिएट करता है। तो अपनी रील्स में शेयरेबल एलिमेंट्स डालो, कोई रिलेटेबल मीम्स, टिप्स या इमोशनल स्टोरीज। सो ओवरऑल हर स्क्रिप्ट में 3 कोर एलिमेंट्स इंश्योर करो। पहला स्ट्रॉन्ग हुक जो पहले 2 से 3 सेकंड में अटेंशन लॉक करे, दूसरा वैल्यू डिलीवरी जो ऑडियंस को टेंजिबल टेक अवे दे, और तीसरा क्लियर कॉल टू एक्शन जो नेक्स्ट स्टेप डिफाइन करे। इन 3 एलिमेंट्स का बैलेंस मास्टर करो और आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करने लगेगा। सेक्शन नंबर 7, ब्रांड आर्किटेक्चर। चलिए अब बात करते हैं एक मोस्ट इग्नोर टॉपिक पर जो कि है ब्रांडिंग। देखो इंस्टाग्राम पे आपको डेली हजारों रील्स दिखाई देती हैं, आप स्क्रॉल करते जाते हो, देखते जाते हो, उनमें से कई रील्स मिलियन प्लस व्यूज जनरेट करती हैं, कुछ थाउजेंड्स, कुछ हंड्रेड्स, इसी में रुक जाती हैं। बट आप ऐसे कितने क्रिएटर्स को एक्चुअली फॉलो करते हो सिर्फ उनकी एक रील्स देख के? तो ऐसे में सिलेक्टिव होना नेचुरल है। आप सिर्फ उन्हें फॉलो करते हो जो आपकी मेमोरी में स्टिक कर जाते हैं, जो डिस्टिंक्टिव होते हैं, जो रिकॉग्नाइजेबल होते हैं, और इसको ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। और ये अल्टीमेटली आपके फॉलोअर्स ग्रोथ को ड्राइव करता है। देखो वायरल मोमेंट्स तो टेम्पररी होते हैं, आज एक रील ब्लास्ट करी, कल एल्गोरिदम चेंज हो गया,
बट ब्रांड कंसिस्टेंसी सस्टेन ग्रोथ क्रिएट करती है। तो ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करनी है ये जानना बहुत ही जरूरी है और ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट फॉर्मेट पे। अगर आप फेस टू कैमरा कंटेंट बना रहे हो तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नेचुरली इवॉल्व होती है। आपकी स्पीकिंग स्टाइल, आपकी एनर्जी, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी पर्सनालिटी, ये सब कलेक्टिवली आपका ब्रांड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रणवीर अलाहाबादिया की एनर्जेटिक पर्सनालिटी, बियर बाइसेप्स एरा का फिटनेस फोकस, ये अब उनकी ब्रांड आइडेंटिटी बन चुकी है। लेकिन अगर आप फेसलेस कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो आपको लगातार विजुअल्स, ऑडिटरी सिग्नेचर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये कॉन्शियस डिजाइन्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पॉपुलर टेक एक्सप्लेनर पेज है, वो स्पेसिफिकली नियॉन कलर स्कीम्स यूज करते हैं अपने वीडियोस में, ब्लू और पिंक के कॉम्बिनेशन में, और उसकी हर रील में ये कलर नोटिसेबल होते हैं और स्क्रॉल करते वक्त भी ऑडियंस इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेती है कि अरे हाँ, ये तो इस क्रिएटर का कंटेंट है, बिना थंबनेल देखे या बिना चैनल का नाम देखे। एक और एग्जांपल, एक प्रोडक्टिविटी कंटेंट क्रिएटर है जो हमेशा सेम बैकग्राउंड म्यूजिक थीम यूज करता है। फर्स्ट 2 सेकंड्स की ऑडियो सिग्नेचर यूनिक है, तो जब भी वो ऑडियो स्टार्ट होती है ऑडियंस को पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये है। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि कंसिस्टेंसी से पैटर्न्स क्रिएट करो, विजुअल पैटर्न्स, ऑडियो पैटर्न्स, नरेटिव पैटर्न्स, कुछ भी, बस रिपीटेडली उस चीज को यूज करते रहो ताकि ऑडियंस के माइंड में एसोसिएशन बिल्ड हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बैलेंस भी मेंटेन करना है। ओवर ब्रांडिंग मत करो कि कंटेंट सेकेंडरी हो जाए और ब्रांडिंग प्राइमरी। ब्रांडिंग शुड एनहांस कंटेंट, नॉट ओवरशैडो इट। तो आपकी ब्रांडिंग सटल बट कंसिस्टेंट होना चाहिए। सेक्शन नंबर 8, एल्गोरिदम मैकेनिक्स। अब डिटेल लेवल पे समझते हैं कि रील्स का डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिदम एक्चुअली में कैसे ऑपरेट करता है। देखो, क्योंकि जब आप इसके पीछे की मैकेनिक्स को ना डीपली समझोगे तब स्ट्रैटेजिकली डिसीजंस लेना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। समझो, जब भी आप कोई रील पोस्ट करते हो ना तो इंस्टाग्राम का सिस्टम एक मल्टी स्टेज टेस्टिंग प्रोसेस फॉलो करता है। ये बड़ा ही सिस्टमैटिक है और डेटा ड्रिवन है। समझना, स्टेज नंबर 1 होती है इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी रील सबसे पहले 200 से 500 यूजर्स को दिखाई जाती है और इस इनिशियल बैच में सब मिक्स्ड होते हैं। कुछ आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स होते हैं, कुछ सिमिलर इंटरेस्ट वाले नॉन फॉलोअर्स होते हैं। ये एक टेस्ट बैच होता है। प्लेटफॉर्म इससे ये एक्सेस करता है कि आपका कंटेंट रेजोनेट कर रहा है ऑडियंस से या फिर नहीं। अब यहाँ पे क्रिटिकल मैट्रिक्स होते हैं जैसे कि रिटेंशन रेट, यानी कि कितने % लोगों ने आपकी रील रुक के देखी है, एंगेजमेंट रेट, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स का प्रोपोर्शन, कंप्लीशन रेट, कितने लोगों ने एंड तक रील को देखा है। और अगर आपकी रील इस मैट्रिक्स के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करती है जो कि प्लेटफॉर्म ने इनिशियली सेट किया है तो रील नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करती है। स्टेज नंबर 2, एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपकी रील 2000 से 5000 यूजर्स तक पहुंचती है और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होता है। परफॉर्मेंस एक्सेस होता है, डेटा कलेक्ट होता है और अगर यहाँ भी मैट्रिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आगे एक्सपेंशन होता रहता है। फिर स्टेज आती है वायरल थ्रेशोल्ड की। अगर आपकी रील पर कंसिस्टेंट हाई परफॉर्मेंस है मल्टीपल स्टेजेस पे तो रील वायरल कैटेगरी में एंटर कर जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स को आपकी रील रीच करती है। बट क्रिटिकल पॉइंट ये है कि यहाँ पे हर स्टेज पे परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है और अगर किसी भी स्टेज पे मैट्रिक्स ड्रॉप करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन स्लो डाउन हो जाता है या स्टॉप हो जाता है। यहाँ से 2 एक्शनेबल इंसाइट्स मिलती है। पहली, जो कि मैं एक बार पहले भी बता चुका हूँ कि स्टार्टिंग के 3 सेकंड्स पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका हुक वीक है और लोग इमीडिएटली स्वाइप कर देते हैं तो स्टेज 1 में ही आपकी रील फेल हो जाती है, कभी भी स्टेज 2 तक पहुंचती ही नहीं है। दूसरी इंसाइट, कंटेंट ऐसा बनाओ जो नेचुरली शेयरेबल हो, सेवेबल हो और कमेंट वर्दी हो, क्योंकि ये एंगेजमेंट सिग्नल्स एल्गोरिदम को इंडिकेट करते हैं कि कंटेंट वैल्यूएबल है। और एक स्पेसिफिक टैक्टिक, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे टाइमली कंटेंट बनाओ। जब कोई टॉपिक ट्रेंड कर रहा होता है तो उस टॉपिक पे सर्च वॉल्यूम और एंगेजमेंट नेचुरली हाई होता है। एल्गोरिदम ऑलरेडी जानता है कि लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, इसको बूस्ट करो, बढ़ाओ। तो अगर आप टाइमली कंटेंट बनाते हो तो रील को इनिशियली पुश ऑटोमेटिकली बेटर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब अंबानी की यहाँ वेडिंग चल रही थी, लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर्स जो कि टाइमली हाइलाइट्स, सेलिब्रिटी अपीयरेंस, कल्चरल रिचुअल्स और उससे रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्शियल रील्स बना रहे थे, उस टाइम उनकी रीच एक्सपोनेंशियल थी। मिलियंस में व्यूज आ रहे थे, लाइक्स भी मिलियंस में, क्योंकि ऑडियंस एक्टिवली उस कंटेंट को कंज्यूम करना चाहती थी और ये चीज एल्गोरिदम को भी पता थी।
तो ऐसे में आपकी स्ट्रैटेजिक अप्रोच होनी चाहिए ट्रेंड ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करना, और इसके लिए आपको न्यूज साइकिल्स मॉनिटर करनी होंगी अपनी नीश से रिलेटेड। और जब रिलेवेंट ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर लो तो जितना जल्दी हो सके उस पर कंटेंट प्रोड्यूस करो, क्योंकि इंस्टाग्राम पर स्पीड मैटर करती है, क्योंकि इस पर किसी भी ट्रेंड का लाइफ स्पैन जनरली बहुत शॉर्ट होता है। सेक्शन नंबर 9, टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। अब बात करते हैं टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशंस की, जो ऐसे तो नॉर्मल लगती है बट कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट करती है लॉन्ग टर्म में। और इसका पहला एस्पेक्ट है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आपका बायो, प्रोफाइल पिक्चर, यूजर नेम, हाईलाइट सेक्शन, ये सब कलेक्टिवली आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। जब कोई आपकी रील देख के प्रोफाइल पे आता है तब ये एलिमेंट्स डिसाइड करते हैं कि फॉलो बटन प्रेस होगा या फिर नहीं। इसीलिए बायो क्लियर और कंसाइज होना चाहिए। विद इन 2 to 3 सेकंड्स में समझ में आना चाहिए कि आप कैसा कंटेंट क्रिएट करते हो और व्यूअर्स को आपको क्यों फॉलो करना चाहिए। इसमें फैंसी लैंग्वेज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को अवॉइड करना है और डायरेक्ट वैल्यू प्रोपोर्शनल स्टेट करने पर ज्यादा फोकस करना है। प्लस प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर फेस कैम कंटेंट है तो क्लियर फेस शॉट होना चाहिए। अगर ब्रांड है तो उसका रिकॉग्नाइजेबल लोगो यूज करो, क्योंकि पिक्सेलेट या अनक्लियर इमेजेस आपकी क्रेडिबिलिटी को डैमेज कर सकती है। और हाइलाइट्स को एक स्ट्रैटेजी से ऑर्गेनाइज करो। ये आपका कंटेंट पोर्टफोलियो है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट कैटेगरीज, टेस्टिमोनियल्स अगर हैं तो ये सब हाइलाइट्स में ऐड करो ताकि न्यू विजिटर्स को एक क्विक ओवरव्यू मिल सके। दूसरा एस्पेक्ट अपलोड सेटिंग्स। ये कुछ छोटी छोटी टेक्निकल डिटेल्स हैं बट ये भी इफेक्ट डालती हैं आपकी रील्स पर। तो जब भी रील अपलोड करो ट्रेंडिंग ऑडियो ट्रैक अपने रील में ऐड करो एज अ बैकग्राउंड में, फिर उसकी वॉल्यूम को ना 0 कर दो। ये एक हैक है और बहुत काम का हैक है। एल्गोरिदम क्या करता है कि ट्रेंडिंग ऑडियोज को सिग्नल के तौर पे यूज करता है, तो आपकी रील ट्रेंडिंग कैटेगरी में कंसिडर तो हो जाती है, इवन दो प्रैक्टिकली ऑडियो प्ले नहीं हो रहा है फिर भी। इसके बाद एडवांस्ड अपलोड सेटिंग्स में जाओ और अपलोड इन हाईएस्ट क्वालिटी वाले ऑप्शन को इनेबल कर दो। ये इंश्योर करता है कि रील की वीडियो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कम से कम हो। प्लस यहाँ पर जाकर अपनी रील की क्रॉस पोस्टिंग फेसबुक पे भी एनेबल कर लो। ये ऑटोमेटिकली आपकी रीच को डबल कर देता है विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। फेसबुक का एल्गोरिदम अलग है इंस्टाग्राम से, तो वहाँ से भी एडिशनल रीच जनरेट हो सकती है। और तीसरा एस्पेक्ट है टाइमिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये सबसे ज्यादा डेटा ड्रिवन डिसीजन होता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स को चेक करो। जब आपकी ऑडियंस मैक्सिमम एक्टिव हो तो उसके 30 मिनट्स पहले के लिए रील्स को शेड्यूल कर दो, क्योंकि पहले 1 से 2 घंटे किसी भी रील के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। क्योंकि अगर उस इनिशियल फेज में रील्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो एल्गोरिदम उसे सिग्नल के तौर पे ले लेता है कि ये कंटेंट तो वैल्यूएबल है और उसे आगे पुश करता है। तो उस गोल्डन आवर को मैक्सिमाइज करने के लिए अपनी रील को पीक एक्टिविटी टाइम से थोड़ा सा पहले अपलोड कर दो। सेक्शन नंबर 10, मॉडर्न प्रोटोकॉल 2025 एल्गोरिदम अपडेट्स। अब देखो दोस्तों, इंस्टाग्राम लगातार इवॉल्व कर रहा है। एल्गोरिदम में कुछ न कुछ छोटे बड़े एडजस्टमेंट्स ऑलमोस्ट हर वीक होते रहते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में भी आपको अवेयर रहना जरूरी है। जैसे अभी रिसेंट का अपडेट है कोलैबोरेटिव रील्स और रील लिंकिंग फीचर। मतलब कि अब आप अपनी रील्स को दूसरे रील से लिंक कर सकते हो और मेरे अकॉर्डिंग ये काफी पावरफुल फीचर होने वाला है। जैसे अगर आपकी एक रील वायरल हो जाती है और उसमें आपने अपनी दूसरी रील लिंक की है तो उस दूसरी रील को भी सिग्निफिकेंट ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाता है। तो अब से हर नई रील में आप अपनी कोई पुरानी सक्सेसफुल रील को बस लिंक कर देना। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, रिसेंटली कमेंट एंगेजमेंट का एल्गोरिदम वेटेज बढ़ा है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग क्रिएटर्स जो हर कमेंट का थॉटफुली रिप्लाई देते हैं उन्हें लगभग 21% बेटर रीच मिलती है कंपेयर टू क्रिएटर्स जो कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप रिप्लाई करते हो ना तो एक 2-वे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। यूजर दोबारा आता है नोटिफिकेशन चेक करने के लिए, कमेंट रीड करने के लिए, और ये रिपीटेड एंगेजमेंट एल्गोरिदम को स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि कंटेंट वैल्यूएबल है और कम्युनिटी एक्टिव है। तीसरा अपडेट, कंटेंट डाइवर्सिटी एल्गोरिदम फेवर कर रहा है। मतलब कि सिर्फ रील्स मत बनाओ, कैरोसेल पोस्ट को भी यूज करो, कुछ बिहाइंड द सीन्स स्टोरी शेयर करो, क्योंकि डिफरेंट कंटेंट टाइप से एल्गोरिदम को पता चलता है कि आप प्लेटफॉर्म को ओवरऑल यूज कर रहे हो, सिर्फ एक फीचर को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो। और मैंने खुद भी देखा है कि रिसेंटली कुछ महीनों में कैरोसेल्स काफी सही परफॉर्म कर रहे हैं और मेनली एजुकेशनल कंटेंट पे स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कैरोसेल फॉर्मेट में काफी अच्छा एंगेजमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो आई रिकमेंड कि मंथली कम से कम 2 से 3 स्ट्रैटेजिक कैरोसेल जरूर ऐड करो अपने कंटेंट कैलेंडर में।
और चौथा अपडेट है जो अभी हैशटैग स्ट्रैटेजी में शिफ्ट आया है। पहले लोग 25 से 30 हैशटैग स्पैम कर देते थे, लेकिन अब एल्गोरिदम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। अब आपको ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 सबसे रिलेवेंट हैशटैग्स ही यूज करने हैं, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को फॉलो करते हुए। और कोशिश करो जितना हो सके अपने हैशटैग्स को हाइपर स्पेसिफिक रखो, जो एग्जैक्टली आपके कंटेंट और टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करे। फाइनल सेक्शन, एग्जीक्यूशन ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों अब हमने कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम कवर कर लिया है, एल्गोरिदम अंडरस्टैंडिंग से लेकर एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन तक। चलिए अब जल्दी से एक बार सबका ओवरव्यू ले लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आ गया फाउंडेशन फेज, यानी कि नीश और फॉर्मेट फाइनलाइज करना यूजिंग फ्रेमवर्क्स जो हमने पहले डिस्कस किए थे। रिसर्च करना कॉम्पिटिटर्स को, ट्रेंड्स को और उनके सक्सेसफुल पैटर्न्स को। प्रोफाइल कंप्लीटली ऑप्टिमाइज करना और कंटेंट कैलेंडर प्लान करना अपने नेक्स्ट 30 दिनों के लिए। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी बिल्डिंग फेज। अब इसमें आपको एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होता है, तो टारगेट रखो मिनिमम 15 रील्स पर मंथ अपलोड करने का। हाँ, ये अग्रेसिव टारगेट लग सकता है, बट कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा क्रिटिकल है एल्गोरिदम के लिए। और क्वालिटी को मेंटेन रखो, बट परफेक्शन के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। और हाँ, हर रील में कॉन्शियसली जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस की है ना, उन्हें इम्प्लीमेंट करो और फिर ट्रैक करो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को। देखो कौन सी रील बेटर परफॉर्म कर रही है और क्यों कर रही है, ये पता करो और उनमें पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो। फिर आता है ऑप्टिमाइजेशन फेज। अब आपके पास में है डेटा, तो उसे एनालाइज करो कि किस टाइप का कंटेंट बेस्ट रेजोनेट कर रहा है आपकी ऑडियंस से, और फिर डबल डाउन करो उस कंटेंट स्टाइल पे। प्लस इसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स भी करते रहो टाइम टू टाइम वेरिएशंस के साथ, जैसे कि A/B टेस्टिंग करो डिफरेंट हुक्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट पोस्टिंग टाइम्स में। और जितना हो सके डेटा ड्रिवन डिसीजन लो इमोशनल डिसीजंस की जगह। और फिर स्केल प्रिपरेशन फेज में अगर आपने ऊपर की सारी चीजें सही से एग्जीक्यूट करी है ना, तो अब आपको विजिबल ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। फॉलोअर्स बढ़ रहे होंगे, एंगेजमेंट इंप्रूव हो रहा होगा, और अब बारी है आपको मोनेटाइजेशन ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की, लाइक ब्रांड कोलैबोरेशन, अफिलिएट पार्टनरशिप, डिजिटल प्रोडक्ट्स और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप खुद का कंटेंट बनाने की बजाय मल्टीपल ब्रांड्स के लिए काम कर रहे हो या करने वाले हो, तो प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूर इन्वेस्ट करो और ऑक्टा ब्राउजर को डाइवर्सिफाई करो, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा सा स्केल करते हो ना, आपके मैनुअल प्रोसेसेस ही आपके ग्रोथ के ऑब्स्टेकल बनने लगते हैं। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, ये कंप्लीट सिस्टम जो आज हमने सीखा, ये सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए ही नहीं है। अगर आप इस नॉलेज को प्रोफेशनली अप्लाई करना चाहते हो, तो ये एक सॉलिड करियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। तो आज से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करो। पहला स्टेप लो, नीश फाइनलाइज करो, फिर कल दूसरा स्टेप लेना अपनी पहली रील की स्क्रिप्ट रेडी करने का, परसों तीसरा, और इस तरह से मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर इंस्टाग्राम जर्नी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, ग्रो करो।